हेलो एंड फ़खर रागले, मैं हूँ फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे वैसे तो अब ये मुद्दा मेरे ख़्याल में पुराना हो गया लेकिन कहीं न कहीं अब ये आता रहेगा और फिर हमारे जैसे जो लोग हैं इसके ऊपर बात करते रहेंगे। जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यूएस में किया नरेंद्र मोदी जी के हवाले से और फिर डॉक्टर जयशंकर साहब की उनकी अनबन हुई, उस हवाले से अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनका भी एक स्टेटमेंट अभी आया है। तो हमने कहा बात करते हैं और बात करने के लिए यकीनन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम द यूएस डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब। आप उनको उनके यूट्यूब चैनल खानवर्सेशन जो उनका चैनल भी है और उनके शो का नाम भी है, आप उनको यकीनन देखते होंगे। अगर नहीं देखा तो अब आज से आप उनको देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी फ़खर साहब और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, नमस्कारम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक तो ये बताइए क्योंकि आप यूएस में होते हैं और आपकी फ़ील्ड भी ऐसी है कि इन चीज़ों को आप क्लोज़ली देखते हैं। जो कुछ डॉक्टर जयशंकर साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बीच में हुआ मेरे ख़्याल नहीं होना चाहिए था। क्योंकि फ़ॉरेन मिनिस्टर तो वैसे ही जो फ़ॉरेन ऑफ़िस होता है वहाँ के जो लोग होते हैं वो तो वैसे भी पढ़े-लिखे लोग ही बैठते हैं लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हाइली एजुकेटेड और इस तरह के लोग होते हैं। फिर इनका मिनिस्टर भी थोड़ा-सा और टाइप का होता है। वो राणा सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर की तरह नहीं बिहेव करता, थोड़ा-सा अलग से करता है। तो उसके बाद यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से स्टेटमेंट आना, क्या कहेंगे इस हवाले से? और उन्होंने कहा कि ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक दिलचस्प यूट्यूब वीडियो बताता हूँ। एक पंडित थे, मुझे उनका नाम-वाम नहीं पता। जी, तो ज़ाकिर नाइक ने उनके बारे में कुछ अहम-चंद बातें की थी। ओके। तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई आप जवाब क्यों नहीं देते? तो उस पंडित ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। उसने कहा था कि अगर जूती अगर आपको काटती है, तो क्या आप जूती को काटेंगे? So, हुँ, so it was a very interesting and appropriate thing. So I think India should have ignored Bilawal Bhutto completely. I mean, कौन है बिलावल भुट्टो जरदारी? ही इज जस्ट नोबडी की तरह उसको ट्रीट करना चाहिए था। और व्हाट हैज हैपेंड इज कि इंटरनेशनली तो बिलावल का जो स्टैचर है इट हैज टेकन अ हिट, बट डोमेस्टिकली आई एम श्योर ही हैज गेन्ड कि कई लोगों के लिए नजर में ही सडनली बच्चे से बड़ा आदमी बन गया। जी, बाद बाद लोग उसको पप्पू कहते थे, अब नाउ ही इज लाइक ऑन इमरान खान के लेवल पे है। अगर लोग इमरान खान की उस तरह की कमेंट्स इंडिया के खिलाफ, सम ऑफ देम पर्सनलाइज्ड कमेंट्स को अगर लोग अप्रिशिएट कर सकते थे, तो अब तो दिस इज अ यंगर वर्जन, मतलब मोर देखने में जी, तो सोफिस्टिकेटेड भी लगता है। सो आई हैव अ फीलिंग कि जितनी देर ये लंबा चलते रहेगा, इंटरनेशनली बिलावल भुट्टो का इमेज थोड़ा हिट लेगा, बट डोमेस्टिकली इट विल गो अप। सो आई थिंक ही हैज एन इंटरेस्ट इन कीपिंग दिस अलाइव इन सोशल मीडिया वगैरह। तो दैट इज एक बात वो है। दूसरी चीज जी। ये है कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज इज एट सच अ लो एट दिस मोमेंट कि और नीचे नहीं जा सकता। तो so in that sense, Bilawal Bhutto, by adding, is not losing much internationally, हुँ, but domestically is gaining much. लेकिन इंडिया के लिए it is not a good thing, क्योंकि मैं इससे पहले भी कहा कि कई लोग जो है सो might become curious कि ये क्या मतलब है, ये कहना हुँ, कि बुच्चर ऑफ गुजरात क्यों कह रहे हैं। फिर वो सारी पुरानी नरेंद्र मोदी की जो हिस्ट्री है वो निकलेगी कि 2002 में जो हुआ गुजरात में, और उसके वजह से अमेरिका ने मोदी को बेसिकली वीज़ा कैंसिल करके ही वो अमेरिका आने की इनको इजाज़त सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं 2024 में या रिटायर हो जाते हैं, देन आई थिंक ही मे नॉट अगेन गेट अ चांस टू कम टू द यूएस। वो हो सकता है। सो दैट इज वो सारी गंद फिर से सामने दोबारा आ गई, बिकॉज लोग आर राइटिंग अबाउट इट ना। जब हुँ, पूरा एक्सप्लेन करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट, तो इन दैट सेंस इट्स अ डिप्लोमेटिकली अगली चीज। और जो नेट प्राइस का जो स्टेटमेंट आया है जी, स्टेट बिल्कुल। डिपार्टमेंट में, पहले तो मैं आपको बता दूं कि नेट प्राइस का जो स्टेटस है, देखिए
It depends on who is the spokesperson. जब जेन साकी was the spokesperson, जी, उसका इमेज इतना इम्पोर्टेंट था और इतना रिस्पेक्ट था उसको कंट्री में कि शी कुड से अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन हर ओन. हुँ, जैसा कि जॉन कर्बी या, भी जो एनएससी का है, जब वो कहता है, यू कैन सी वेरी क्लियरली कि ये इसका व्यू है, बट ही इज सो मच या, रिस्पेक्टेड कि यू कैन टेक इट एज एन इम्पोर्टेंट व्यू. नेट प्राइस की वैसी हैसियत नहीं है. ओके, ही इज जस्ट लो ओके, लेवल स्टाफ. वो 1 इंच इधर उधर किया तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा. ओके, सो व्हाट ही इज सेइंग इज नॉट अबाउट हिम, बट ऐसे लोगों से फायदा ये है कि आपको ऑफिशियल पोजीशन मालूम हो जाती है जो पहले से अग्रीड अपॉन. ओके, यानी वो, हाँ, तो वो जो पहले मीटिंगों में जो इंटरनल स्टेट डिपार्टमेंट ने इस मौजू पे डिसाइड किया है, वो वही कहेगा. उससे 1 इंच आगे पीछे नहीं होगा वो. ओके, सो फाइन। यू कैन, हाँ जी, अच्छा, बोलिए. डॉक्टर साहब, आपने 2 बातें की। एक तो नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से आपने कहा कि जो दोबारा अगर 2024 में नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो वो अमेरिका नहीं जा सकेंगे। फिर दूसरी बात कि जब पुरानी बात की गई, तो इसका मतलब है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मूव थी, मैं उसको सही नहीं कह रहा, लेकिन जो वो करना चाहते थे, उनको मिल गया। जिस चीज़ के लिए वो करना चाहते थे, वो हो गया। आई डोंट नो, मतलब ही हैज, उन्होंने गंद उछाली है और वो दोनों पर आ गई ना. इट इज या, नॉट के इंडिया हैज कम आउट क्लीन आउट ऑफ दिस. वही मैं कह रहा हूँ. दूसरे एनालिस्ट ओके, वगैरह यही कह रहे हैं कि मतलब द फोकस इज, देखिए इंडिया में इतना गुस्सा इसको लेकर, इतना जो गुस्सा है, बिकॉज इंट्यूटिवली सब जानते हैं कि तारीख याद दिला दी. अब लोग वो फोटोग्राफ्स नहीं देख रहे हैं जहां बाइडेन ने आके गले मिला बाली में नरेंद्र मोदी से. पीछे से यूँ मुड़ के आए और बाकायदा उनके ऊपर हाथ डाल के जैसे वो मिलना जी हाँ. चाहते थे। तो बिल्कुल ये सही। पीपल वांट दिस इमेज ऑफ मोदी ना. इंडिया में ये चाहते हैं कि देखो या, इंडिया. आपने गौर किया होगा कि हमेशा जब भी ऐसी कन्वेंशन होते हैं तो नरेंद्र मोदी के फोटोग्राफ्स टॉकिंग टू वर्ल्ड लीडर्स वगैरह काफी इंडिया में फैलाए जाते या हैं. बिल्कुल। हालांकि बाली में बाइडेन और उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई. वन ऑन वन देयर वाज नो मीटिंग. खाली वो एक लम्हा था. फिर बाद में जो फोटो ऑप हुआ, लेकिन उसको ऐसा प्रेजेंट किया गया जैसा कि वन ऑन वन मीटिंग हुई. सो इंडिया में दे आर वेरी सेंसिटिव टू मोदीज इमेज, एटलीस्ट जो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ वगैरह को लेकर है. प्लस जो बीजेपी के साथ भी नहीं है बट आर वेरी जी, प्राउड इंडियंस, उनके लिए भी ये फखर की बात होती है ना कि उनके प्राइम मिनिस्टर की इज्जत हो रही है, यानी उनके बिल्कुल। मुल्क की इज्जत हो रही है. तो वो सारी चीजों पे थोड़ा बहुत ये नेगेटिव चीज बिलावल ने. बट ही हैज नॉट कम आउट. इट्स नॉट अ पॉलिसी थिंग. इट डज नॉट अफेक्ट एनीथिंग. इट्स जस्ट अ डिस्कोर्स थिंग. इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका की नजर में इंडिया की अहमियत कम हो गई या बढ़ गई. इट हैज हैड नो इम्पैक्ट. इनफैक्ट अगर आप अब जो करंट डिफेंस बजट देखेंगे, तो मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ टू डिटरमिन हाउ मच द अमाउंट इज. लेकिन अमेरिका के डिफेंस बजट में इंडिया के लिए कई चीजें एलोकेट की गई. जी, यानी अब बिल्कुल। इंडिया को वो ड्रोन्स देंगे, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, यानी F-35 इज नाउ ऑन द टेबल. इंटेलिजेंस ट्रेनिंग देंगे इंडिया को. यंग लीडर्स को डेवलप करेंगे. कई ऐसे मतलब 12-13 आइटम्स हैं इंडिया को लेकर. एंड दे आर आल्सो गोइंग टू स्टडी इंडिया को रशियन टेक्नोलॉजी से निकाल कर हुँ, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी में कैसा लेकर आए, खासतौर से डिफेंस की बात कर रहे हैं. या, सो इंडिया स्टैचर जो बढ़ रहा है अमेरिका की के साथ, इट इज कंटिन्यूइंग. तो दिस हैज गोइंग टू हैव नो इम्पैक्ट ऑन इट. ये सोशल मीडिया में बस इंडिविजुअल्स के हद तक है. इट डजंट इम्पैक्ट पॉलिसी वगैरह. सो सो आई थिंक के ये चलते रहेगा. मतलब दिस इज, देयर विल बी, बट it is quite I don't think that जयशंकर should engage with बिलावल. देन फिर वो अपने लेवल पे लेकर आ जाते हैं बंदे एग्री, को. एग्री। हाँ, ही शुड अपने लो लेवल के सेकंड थर्ड टीयर वो जो स्पोक्स पर्सन है वो लेवल पे फायर करे. वो इंडिया का स्पोक्स पर्सन, वो इतना मोतबर शख्स है. वो बहुत ही केयरफुली अपने वर्ड्स मेजर करके बातें करते हैं. आप उनके ट्वीट जाके देखें. बागची साहब की बात MEI, कह रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ. ही इज सो
मतलब उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि उनके मुंह पे अगर उनको गाली देंगे तो भी वो अपना फाइल फोल्ड करके आई डोंट थिंक वी कैन कंटिन्यू बोल के वो चले जाएंगे। बट एट दैट लेवल समबडी शुड रेस्पॉन्ड, या वो छोड़ रहे हैं मतलब दूसरे जो टेलीविजन एंकर्स वगैरह को जवाब देने के लिए, दे शुड लीव इट टू देम, एंड जयशंकर शुड नॉट सीरियसली एंगेज बिलावल एट ऑल। मतलब आई वुड रेकमेंड दैट कि वो उसको, बट यू मस्ट ऑल्सो रियलाइज कि ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स जो कह रहा है ना स्टेट डिपार्टमेंट, इसके बायलैटरल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, यू नो, दिस कैन डिले डिस्कशंस हुँ। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर कोई ऐसा ख्याल था कि वी विल हैव अ डायलॉग, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इंडिया माइट डिसाइड कि वी विल नॉट एंगेज विद पाकिस्तान अनटिल ये लौंडा फॉरेन मिनिस्टर है इस तरह की बातें ये करता है। Do you see what I mean? And they might even signal it to the government कि भाई, but खैर तो I don't think कि इंडिया पाकिस्तान का डायलॉग इज इन द नियर फ्यूचर अनलेस पाकिस्तान की क्राइसिस इतनी हद तक पहुंच जाती है कि इंडिया इंडिया के लिए प्रॉब्लम बन जाए। लेकिन सर बात तो पहले भी कोई नहीं हो रही थी। अगर बिलावल की ये बात नहीं भी थी तो उस वक़्त भी कोई ऐसे चांसेस नहीं थे। न्यू दिल्ली से भी यही आवाज़ें आती थी और पाकिस्तान इस्लामाबाद से भी यही जी कश्मीर जब तक सॉर्ट आउट नहीं होगा, इमरान खान साहब का आपने सुना होगा कि हम बात नहीं करेंगे। बल्कि एक दफ़ा उन्होंने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, तो इंडिया से बात नहीं हो सकती। अब अगर वो थर्ड देखिए, टाइम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इसका मतलब है 2030 तक तो कोई चांस नहीं, बल्कि 32 तक। आपने इमरान खान का एग्जाम्पल दिया। इमरान खान दिन में एक चीज कहते थे फौजियों के बारे में, फिर रात में जाके उनसे मिल लेते थे, राइट? तो यही अब भी इमरान ऐसे ही है। खान। So this Imran Khan could have tried matlab tier 2 diplomacy, or he could have tried behind the scenes, हुँ, right? और see the problem ये है कि जो जो leaders who are not governing well, वो अंडर प्रेशर रहते हैं या to do something that will keep their popularity up। तो मुस्लिम दुनिया में देखिए, अच्छा मुसलमान बनना बहुत मुश्किल है। सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़े, वहीं से मतलब सुबह से ही मुश्किल शुरू हो जाती है। सर्दियों में वुदू करें, फिर उसके बाद आप झूठ ना बोलें, आप किसी को तकलीफ ना दें, जितने लोगों को मदद कर सकते हैं मदद करें, पड़ोसियों की मदद करें, किसी के राइट को वगैरह-वगैरह। तो वायलेट ना करें। हाँ, तो दिन भर बहुत मुश्किल है। खुदा की नज़र में अच्छा मुसलमान बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन दूसरे लोगों की नज़र में अच्छा मुसलमान बनना बहुत आसान है। इज़राइल के खिलाफ कुछ कह दें, यहूदियों के खिलाफ कुछ कह दें, हिंदुओं के खिलाफ कुछ कह दें, इंडिया के खिलाफ कुछ कह दें, एंड सडनली यू आर अ वेरी ग्रेट गाज़ी जिहादी बन जाते हैं आप पब्लिक की नज़र में। सो वो रेटोरिकल इस्तेमाल तो करते हैं लीडर्स, बट व्हेन पीपल रियलाइज, मतलब Bilawal resorted to this because वो मतलब आई हैव अ फीलिंग कि बिलावल इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि वो जहां भी जा रहे हैं ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग अप द इश्यूज दैट ही वांट्स टू टॉक, और सिर्फ टेररिज्म का बात सामने आ जा रही। टेररिज्म, तालिबान, टीटीपी, यही बात कर रहे हैं दुनिया में। सो ही इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, परहैप्स ही वांट्स अदर थिंग्स कि भाई हमारे फ्लड की क्या हो रही है, हमको रिलीफ चाहिए, कैन यू हेल्प अस हुँ, विद आईएमएफ, कैन यू हेल्प अस। तो वो अपने मुद्दे मेरे ख्याल से प्रेजेंट नहीं कर सक रहे, और उनके and he's attributing ये सारी जो दुनिया का ट्रीटमेंट है पाकिस्तान, ही इज एट्रीब्यूटिंग दैट टू इंडियाज डिप्लोमेसी, कि इंडिया की वजह से हुँ। हमको ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, हमने इतनी जानें दी हैं टेररिज्म के खिलाफ, इंडिया ने ये दुनिया में हमको टेररिस्ट बना दिया, यू नो दोस काइंड ऑफ थिंकिंग इज गोइंग इन हिज हेड आई थिंक। और फिर उसके वजह से वो फ्रस्ट्रेशन सारा वो एकदम निकल गया। बट इट ओके, ऑल्सो, मुझे वैसा लगा, आई डोंट थिंक इट इज अ प्लान काइंड ऑफ थिंग। ओके, फाइन, ठीक है। अच्छा सर उन्होंने बात की भी थी, ख़ैर इसके ऊपर पहले भी हम शो कर चुके हैं कि जी कश्मीर है, कश्मीर का मुद्दा है जिसकी वजह से अमेरिका भी कहता है कि जी हम उसमें अगर हो सकता है तो हम मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान चाहेंगे तो। तो चाहेंगे तो मेरा ख़्याल दोनों नहीं चाहते कि कभी बात हो, फिलहाल कम से कम नहीं हो सकती, हो सकता है साल, 2 साल, 4 साल या 6 साल, ऐसे कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं तो हमें डिस्प्यूट्स को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन कैसे करेंगे? देखिए, अ, चंद साल पहले
दोहा में एक डायलॉग ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर बिल क्लिंटन की लीडरशिप में जी, ऑन दिस। तो काजी हुसैन आए थे पाकिस्तान की तरफ से, उस जमाने में वो जमात इस्लामी के अमीर थे। जी, बिल्कुल। इंडिया की तरफ से हम, मुझे याद नहीं, कोई कोठारी नाम के साहब थे। सो देयर वर पीपल देयर एंड आई वाज इन द रूम विद देम। एंड क्लिंटन बेसिकली प्रपोज किया कि भाई जो एलओसी है उसको ले लें बॉर्डर एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड, दोनों मुल्क। ओके। ना आप वो मांगे ना ये वो मांगे, जस्ट एक्सेप्ट दिस एज द फाइनल बॉर्डर एंड देन मूव ऑन। दुनिया में और भी चीजें हैं, और भी गम है जमाने में, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल। तो व्हाट वाज इंटरेस्टिंग वाज कि आधे घंटे के बाद बोथ साइड से दिस इज द ओनली सोल्यूशन टू द मसला कि एलओसी को हम एक्सेप्ट कर लें। और फिर क्लिंटन ने कहा था दैट इज ग्रेट, तो मैं डिनर में आज अनाउंस कर दूंगा कि वी हैव ए टेंटेटिव प्रपोजल, देन वी विल टेक इट टू द नेक्स्ट। ये तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो रही थी, दिस इज नॉट ऑफिशियल। एम्बेसडर्स नहीं थे, फॉरेन मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स नहीं थे दोनों मुल्कों के। सो ही सेड नाउ आई मेक ए बिग अनाउंसमेंट एंड देन वी विल गेट द स्टेट डिपार्टमेंट इन एंड वील मूव फॉरवर्ड। तो काजी हुसैन साहब ने कहा कि नहीं, मैं पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ओके। तो क्लिंटन ने कहा प्राइवेटली यू कैन अग्री टू एलओसी बट पब्लिकली नॉट। तो वो हंस के मेरी तरफ देख के कह रहे हैं इनको आप समझाइए। टर्न टू उर्दू, उर्दू में मुझे कह रहे हैं कि आप इनको समझाइए प्रेसिडेंट साहब को कि मैं मर ही जाऊंगा अगर मैं ये कहकर वापस जाता हूं। तो क्लिंटन को जब क्लिंटन से सो यू कैन नॉट पब्लिकली एक्नॉलेज व्हाट यू आर प्राइवेटली एक्सेप्टिंग, तो उठ के चला गया। He ended the meeting. He said, "Why are we wasting my time?" बल्कि बहुत गुस्से में आ गए थे। He got up and left the meeting. Why are you wasting my time? 8-10 लोग थे उसमें, वहां पर मेरे ख्याल से खालिद हुसैन के साहब के बेटे भी थे वहां पर। He was at लुकमान the काजी conference. होंगे शायद। I met Luqman Qadi also at that conference Doha में, ओके। but I don't know whether he was in this meeting or not. But 8-10 लोग थे and to me it was quite a shock. मेरे लिए it was like a first experience के कि मतलब he was willing to agree something in private but not in public। ये this is quite un-Islamic actually। तो तो what I'm trying to say is कि अगर कोई सोल्यूशन था उस जमाने में तो दिस वाज इट। अब क्या हो गया है कि द बैलेंस ऑफ पावर हैज शिफ्टेड सो मच इन इंडियाज फेवर कि इंडिया मतलब एलओसी एक्सेप्ट करने के लिए अब तैयार नहीं है। आपने सुना होगा स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं इंडिया के लीडर से, 10 साल के अंदर अखंड भारत वगैरह वगैरह के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो अखंड भारत, वो अफगानिस्तान और ईरान की बात नहीं कर रहे हैं, वो पीओके की बात कर रहे हैं। दे वांट टू गेट पीओके बैक। मतलब दे आर क्वाइट सीरियस थिंकिंग चल रही है कि हो सकता है कि जिस तरह से इंडिया के कश्मीर में जो इंसर्जेंसीज वगैरह फैल गई थी, अगर पाकिस्तान में ऑर्गेनिकली मतलब विदाउट इंस्टिगेटिंग फ्रॉम आउटसाइड, इंटरनली अगर जुल्म वगैरह होने लगता है जैसा पाकिस्तान डिड इन बांग्लादेश इन 71, उस तरह से 71 का बुक प्ले बुक फिर से इस्तेमाल करके इंडिया कैन गो इन एंड टेक विच इट विल बी अ लिमिटेड वॉर बिकॉज दे आर सेइंग वेरी क्लियरली कि हम ऐसा नहीं कि पूरा पाकिस्तान को तबाह करने वाले हैं। सो इट नीड नॉट गो न्यूक्लियर बट वी विल टेक पीओके बैक। So India, there are some people who are thinking like that. At least इस governments में तो आपको ना तो dialogue मिलेगा ना जी, आपको बिल्कुल। concessions मिलेंगे on anything related to Kashmir. What Pakistan needs to do, अगर पाकिस्तान देखिए, आप it depends on आप करना क्या चाहते हैं, या राइट। तो अगर आप मुझे आके कहेंगे भाई आई वांट टू बी ए डॉक्टर, तो मैं कहूंगा पहले अपनी ये आवारागर्दियां छोड़ो, ये बिल्कुल। बदमाशियां छोड़ो, ये दोस्तों के साथ गली क्रिकेट छोड़ो, पढ़ने बैठ जाओ, हो सकता है मिल या जाए मेडिकल, राइट। सो यू हैव टू चेंज योर, सो या इफ Pakistan has to decide what it wants to be. If Pakistan wants to become a robust democracy जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, आप जाके देखें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें, पाकिस्तान इज 160, या यानी 150 मुल्क में क्वालिटी ऑफ लाइफ पाकिस्तान से बेहतर है। सारा साउथ एशिया सीम्स टू बी बेटर देन पाकिस्तान, इंडिया भी, बांग्लादेश भी, श्रीलंका भी।
quality of life is so low in Pakistan. So if you want to improve it, then you should rethink your whole agenda. कि हम हुँ, क्या करें, फोकस ऑन एजुकेशन, फोकस ऑन डेवलपमेंट. I mean, इमरान खान का आइडिया ऑफ ट्राइंग टू डेवलप ए वेलफेयर स्टेट वाज ए गुड आइडिया, बट वेलफेयर स्टेट कैसा डेवलप करेंगे जब तक आपकी इकोनॉमी इज नॉट डेवलप्ड. एंड देयर आर या वेलफेयर स्टेट उसी सूरत में बन सकता है व्हेन यू हैव ए लार्ज सेगमेंट ऑफ योर पॉपुलेशन हु इज सो रिच दैट दे कैन पे हाई लेवल ऑफ टैक्सेस टू बिल्ड अ. देखिए, तो जब ही बिल्कुल, यूरोप में जो वेलफेयर स्टेट्स हैं, वहाँ पे बिकॉज़ जो अमीर लोग हैं, वो 50-60% टैक्स देते हैं. या इसलिए बिल्कुल। तो आप इस तरह से फ़ोकस करेंगे, तो फिर ये अगर आप ह्यूज परसेंटेज ऑफ योर बजट अगर आप डिफेंस पे खर्च करेंगे, डिफेंस छोड़ दें, आप दूसरी शिनानिगन्स मतलब दूसरे मुल्कों में गड़बड़ करने, इस तरह की चीज़ों पे अगर आप पैसे खर्च करेंगे, तो जूते भी हुँ, पड़ेंगे, बदनामी भी होगी और आपकी खुद इकोनॉमी इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर. So Pakistan, I think, should unilaterally, India कुछ कहे या ना कहे, Pakistan should accept LOC and then move forward and try to improve the quality of life. आप अब जी, देखें वेस्ट बैंक और गाजा को ले लें. या वेस्ट बैंक और गाजा की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत फर्क है. गाजा की पर कैपिटा इनकम इज लाइक $400-500 और वेस्ट बैंक में 2,500-3,000 है. नथिंग कंपेयर टू इजराइल. या बट अगर आप वेस्ट बैंक में रह रहे हैं तो योर लाइफ इज सो मच बेटर देन गाजा. तो जब कश्मीरीज देखने लगेंगे कि इंडिया कश्मीर में क्वालिटी ऑफ लाइफ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर, क्योंकि आपको पता है इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह अभी गए जी, कुछ 1600 करोड़ के उन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एलोकेट किए हैं कश्मीर के हुँ, लिए, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह. तो इफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स एंड कश्मीरी सिटीजंस गेट बेटर, देन जो पीओके में लोग हैं वो कहेंगे कि भाई यहाँ रह के हमको क्या फायदा हुआ. मतलब सो हुँ। देयर आर अच्छा, लॉट ऑफ दोस काइंड ऑफ रीजंस ये बात में भी आपकी पैदा हो सकता ये बात आपकी सही है, मैं मान सकता हूँ, काफ़ी हद तक मैं आपसे एग्री हूँ इस बात पे। लेकिन अगर फिर हम ये कह दें तो फिर अफ़गानिस्तान में जो 50 साल से जंग लड़ रही है, वो क्यों नहीं कहते कि हम पाकिस्तान में, क्योंकि उससे हज़ार दर्जे बेहतर ज़िंदगी है, वो यहाँ पे शामिल हो जाएँ। फिर पाकिस्तान के लोग कहें कि यार हम हिंदुस्तान में शामिल हो जाओ, वो हमसे बेहतर है, हिंदुस्तान वाले कहें कि हम किसी और में। तो ये पॉसिबल है, आपको लगता है कि ये चीज़ें, क्योंकि दुनिया में हम बहुत सारी ऐसे एग्ज़ाम्पल देते हैं, ये कोई अच्छी एग्ज़ाम्पल नहीं है, बट हम ये देखते हैं नॉर्मल मतलब लाइफ में। है. आपने देखा है ईस्ट जर्मनी नाम का मुल्क हुआ करता था, कहाँ है? जी, बिल्कुल, नहीं है ना ईस्ट जर्मनी. बिल्कुल, या ईस्ट जर्मनी उसके साथ मर्ज हो गया. क्वालिटी ऑफ लाइफ में कितना फर्क था, इतनी बिल्कुल, दुश्मनी थी ईस्ट जर्मनी. सो इट हैज हैपेंड इन सम प्लेसेस ना. अब देखें आप, अब पोर्टो रिको चाहता है कि बिकम अ फुल स्टेट, इट इज पार्ट ऑफ द यूएस. आज़ादी के कोई मूवमेंट्स नहीं है पोर्टो रिको में, राइट? तो सो देयर आर प्लेसेस दैट आई कैन थिंक ऑफ व्हिच वुड रियली लाइक टू मर्ज. आपको पता है फिलीपींस वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द यूएस सही। कई साल पहले. सो उस जमाने में अमेरिका शायद काफी रेसिस्ट था जब ये मुद्दा सामने आया. सो दे probably didn't want to take so many हुँ, non-white people into the country. I don't know, क्या मुझे अच्छी तरह से तारीख फिलीपींस की नहीं पता on that issue, but there are many places के join. But it's not, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि it will happen. India doesn't want all of Pakistan, but India does want POK ना. हुँ, सो दैट इज द डिफरेंस. जो आप कह रहे हैं ना कि अफगानिस्तान पूरा यहाँ आना चाहेगा, नहीं, आप तो नहीं चाह रहे ना कि पूरा अफगानिस्तान आ जाए. हुँ, So it will not happen at all. So it's not a possibility. But in this case, it's a slightly different case, POK ka, where India wants POK to come back. So ओके, that is a different thing. अगर पीओके चाहा तो बहुत, आप अगर पीओके में कोई ऐसी लीडरशिप पैदा हो जाती, कोई ग्रुप, कोई पार्टी जो सेज के वी वांट टू रीयूनाइट विद इंडिया, then you are going to have a huge problem both geopolitically और diplomatically. को उसका अटैक कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं होगा. हर अच्छा हर यूएन के मुद्दे पे इंडिया विल बेसिकली टॉक अबाउट दिस इशू, जैसा अच्छा आप बात करते ये हैं. अच्छा ठीक, मैं ये वाली बात अगर हम ये देखते हैं तो तकरीबन लास्ट 40 या 50 साल बहुत बड़ी इंसर्जेंसी रही है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको या हम कहते हैं। आप जी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। तो वहाँ पे जी जो रहा, तो पाकिस्तान तो नहीं ले सका उसको, हालाँकि
कहते हैं कि बहुत सारे मौके ऐसे आए थे कि पाकिस्तान ले सकता था। इवन 1948 में जिस वक़्त कहा जाता है कि बहुत सारे हमारे फाटा के लोग आए थे और वो श्रीनगर पता नहीं उससे 8 या 10 किलोमीटर पीछे थे और वो कह रहे थे यार हमें जाने दो, कहते हैं उनको वापस बुलाया गया। तो ये चीज़ भी तो हमने देखी है हिस्ट्री में। देखिए वो 2-3 दिन वो जो आए थे फाटा के लोग, वो थोड़ी लूट जी, मार में लग गए। जी, लूट मार में वो मसरूफ थे, और इंडिया वाज नॉट गोइंग टू इंटरवीन अंटिल द किंग ऑफ कश्मीर साइन, मतलब वो डॉक्यूमेंट्स टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया ना। जी, तो आपका जो हमला हुआ था 48, वो इंडिया पे नहीं हुआ था, इट वाज ऑन एन इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल स्टेट था ना जी, कश्मीर का। जब इट बिकेम ड्यूरिंग द वॉर, इट बिकेम पार्ट ऑफ जी, इंडिया, एंड देन इंडिया केम इन एंड टुक इट बैक। देखिए, पाकिस्तान ने तो कोशिशें तो बहुत की, जंगें भी लड़ ली इसके लिए, एंड हैज नॉट सक्सीडेड, एंड मतलब हुँ, कहना है कि 1 इंच भी नहीं गया कश्मीर का सिंस दैट, जब से कश्मीर इंडिया का पार्ट बना है, उसमें से 1 इंच भी तो नहीं गया। दूसरी चीज ये है कि आपने the legitimacy of the Kashmiri insurgents was corrupted by terrorism. हुँ, अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होता, तो the world would have taken it far more seriously ना, कि this would have been seen as a domestic insurgency. जी, प्लस अब यूनाइटेड नेशंस में एक नया वैल्यू पैदा हुआ है, जिसके बारे में मेरी एक रिसेंटली मैंने एक किताब छापी है न्यू लाइंस इंस्टीट्यूट के थ्रू, कॉल यूनिवर्सल वैल्यूज एंड फॉरेन पॉलिसी। हुँ, मैं आपको लिंक भी जाता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दें। तो उसमें जी, जी, एक चैप्टर है, माइकल डॉयल ने लिखा, R2P, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। तो पिछले 10-15 साल में यूएन में ये आइडिया आया है कि किसी भी मुल्क के अंदर अगर जुल्म होता है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर कंट्रीज टू इंटरवीन। मिसाल के तौर पे उइगर का जी, मसला लेने, अगर चाइना अपने ही सिटीजन्स पे अगर जुल्म कर रही है, हुँ, तो it is the responsibility of other countries to intervene. जी, This contradicts the principle of non-intervention in domestic politics, जिसके बेसिस पे यूएन बना हुआ था। जी, The UN का one of the principle was state sovereignty, right? So India was constantly saying कि ये हमारा domestic problem है, किसी को हक नहीं पहुंचता कि they interfere in the Kashmir. तो 1950s 60s वगैरह में द यूएस ने कभी कभी इस मुद्दे को उठाया है, बट दे ऑलवेज सॉ इट एज अ डोमेस्टिक इशू विद इंडिया अंडर द ओल्ड यूएन वैल्यूज। R2P वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, एंड जी, इट वुड हैव शॉक्ड। और क्योंकि द मुस्लिम द ग्लोबल साउथ वाज स्टिल कॉलोनाइज्ड, एंड डीकॉलोनाइजेशन तो 60s में शुरू हुआ ना, तो ये मुद्दा के एक्सटर्नल इंटरवेंशन, एक्सटर्नल ऑक्यूपेशन से के खिलाफ दुनिया में बहुत स्ट्रांग मूव था, राइट। और आपको पता है कि जो द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है यूनाइटेड नेशंस में, जी, उसमें सिर्फ एक ही कंट्री है दैट हैज एन ऑब्जेक्शन टू इट एट द टाइम ऑफ साइनिंग अप, व्हिच वाज इंडिया। दुनिया में पाकिस्तानी लीडरशिप हैव नेवर रियलाइज कि इंडियन लीडरशिप हमेशा से फोर साइटेड थी। हुँ, जो फाउंडिंग फादर्स थे इंडिया के, वो बहुत ही पढ़े लिखे ज़हीन लोग थे। सो व्हेन इंडिया जॉइंड द यूएन, इंडिया ऑब्जेक्टेड टू द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। यानी हर, जैसा कि तमिलियंस को ये हक नहीं है कि वो तमिल नाडु को एक मुल्क में बना ले, इंडिया ऑब्जेक्टेड टू दैट। सो व्हाट हैपेंस इज, जब आप किसी ट्रीटी में ज्वाइन करते हैं, इफ यू ऑब्जेक्ट टू एनी पार्ट ऑफ द ट्रीटी, देन इट डज नॉट बिकम एन इंटरनेशनल लॉ ओवर यू। बाद में आप बहस कर सकते हैं कि जी, नहीं भाई ये कस्टमरी लॉ हो गया है, दिस इज, सारी दुनिया एक्सेप्ट करती है, सिर्फ आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, डजंट मीन दैट इट इज नॉट अ लॉ। सो इट इज अ मैटर ऑफ परसेप्शन, वो बहस के अंदर आ जाएगा। बट जी, इंडिया हैड ऑब्जेक्टेड टू इट। आप जाके देखें कि व्हेन इंडिया जॉइंड, आई थिंक बहुत ही कम मुल्कों ने ऑब्जेक्ट किया। सऊदी अरेबिया ने भी ऑन ह्यूमन राइट्स की कुछ इश्यूज पे ऑब्जेक्ट किया व्हेन इट जॉइंड द यूएन। हुँ, So India has never felt that it is legally obligated to uphold the principle. It is complicated ना, क्योंकि इंडिया खुद सेल्फ डिटर्मिनेशन डिमांड कर रही थी against the British, right? But then they don't want to give the same principle to others. They don't want Andhra Pradesh to become a separate Andhra state, which is के खिलाफ है।
So that is the reason why मेरे ख्याल से India has not had to be on the wrong side of the law. और लोग इस बात को गौर नहीं करते. इंडिया फॉलोस इंटरनेशनल लॉ वेरी सिस्टमैटिकली. बहुत ही प्रोसीजर्स. इंडिया की जो सिविल सर्विस है ना, बिल्कुल अंग्रेजों की सिविल सर्विस की तरह है, उससे भी बेहतर है. बिकॉज इट्स सो कम्पिटिटिव, राइट. लाखों लोग लेते हैं, सिर्फ सौों को इंक्लूड किया जाता है. या दे आर सो मेटिकुलस. वो फाइन प्रिंट भी पढ़ लेंगे, फुट बिल्कुल, नोट भी पढ़ लेंगे, हर चीज पढ़ के दे विल फॉलो इट टू द डॉट. मतलब इधर से उधर, इधर से. I mean, that is also a weakness because it comes out of the box thinking and creativity, but they are following राइट, the rule of the law in, मतलब मतलब in letter and in principle they follow. So India की foreign policy वगैरह would have read these things before they take any steps, right? तो इस वजह से भी आई थिंक द वर्ल्ड रिकग्नाइजेज इट, राइट. दूसरे मुल्क जो डील करते हैं इंडिया के साथ ऑन ए डेली बेसिस, जी, they recognize it. मैं अभी the UN Security Council में जयशंकर has hosted a whole conference on expansion of the Security Council और multilateral governance वगैरह हुँ, को रिफॉर्म करने के लिए वर्ल्ड बैंक, IMF और UN. बेसिकली इंडिया को चाहिए वीटो पावर. तो उस पे जो कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन जो दूसरे लोग जब बात कर रहे थे, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. दे वर appreciating the way India conducted the diplomacy on this issue. तो जो प्रोसीजर्स होते हैं, डिप्लोमेटिक प्रोसीजर्स, आई थिंक इंडिया का हर डिप्लोमेट को डज नो द रूल्स वेरी वेल एंड दे एक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स वेरी वेल. इस वजह से जिस तरह से बिलावल ने जो बात करी, यू विल नॉट हियर एन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से दैट. हालांकि जयशंकर काफी जिंगर्स देते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल उनकी वो लाइन काफी मशहूर हो गई कि जर्मनी स्पेंड यूरोप स्पेंड्स मोर ऑफ on Russian oil in one या afternoon than. बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। उस तरह. बट उसमें it comes across as very clever but also very decent. मतलब ऐसा जाहिलाना या अंदाज बिल नहीं था ना. असल हम असल अक्सर ये बात करते हैं कि जी वो सख्त बात भी बड़े एक अच्छे अंदाज में कर लेते हैं, लेकिन बात होती बड़ी सख्त है। मैं पाकिस्तान के हवाले से उनकी जब स्टेटमेंट सुनता हूँ, स्पेशली जब टेररिज्म के हवाले से और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो करते हैं बड़ा स्माइली फेस लेके और बड़ा एक यकीनन बड़े सीज़नल किस्म के आप लोगों के फॉरेन मिनिस्टर हैं, तगड़े आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हम यही कहेंगे। कश्मीर है, देखते हैं कहाँ मैं एक जाता है और क्या। मुहावरा देता हूँ. जी, जी। जो जो लोग लंबी लाठी लेके चलते हैं, उनको लंबी जुबान की जरूरत नहीं पड़ती. राइट, राइट। बिल्कुल सही। देखते हैं कि आगे जाके हमारी डिप्लोमेसी कहाँ जाती है और जाती भी है कि नहीं जाती, और हिंदुस्तान अपनी डिप्लोमेसी और जिस तरीके से वीटो पावर की बात की है, इस पे किसी और शो में इस हवाले से भी बात यकीनन करेंगे। खैर एनीवे डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर थैंक यू यूसुफजई। वेरी मच. किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।